चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम आज। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो 11वां सवाल पढ़ो और इसका आंसर दे क्या होना चाहिए। चलिए करें। तो एक कण 20/पाई त्रिज्या के वृत्त में नियत स्पर्श त्वरण से गति करता है। मतलब हमें स्पर्शीय त्वरण मतलब ए टेंजेंशियल हमें यहाँ पे मिल गया। तो ए टेंजेंशियल कितना है 20 नहीं ए टेंजेंशियल से गति करता है ऐसा दिया गया है और त्रिज्या की वैल्यू हमें मिल गई r बराबर 20/पाई मीटर। यदि कण का चाल गति करना शुरू करने से दूसरा चक्कर पूरा करने पर 80 मीटर पर सेकंड है। तो ये कह रहा है कि जब कण गति स्टार्ट करता है तो उसकी चाल 0 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब वो अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट करने वाला है, दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया, 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, मतलब थीटा कितना हो गया 2 पाई, एक चक्कर के लिए 2 पाई और 2 पाई 4 पाई रेडियन। तो इसने बोला है कि जब एंगल 2 पाई रेडियन ये चल गया तब इसकी वेलोसिटी फाइनल हमें दी है 80 मीटर पर सेकेंड। तो स्पर्श रेखीय त्वरण बताना है, ये 80 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये सवाल है। तो हम इसमें क्या लगाएं, थीटा पता है, ए निकालना है, तो इसमें ये लगा देते हैं हम ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर, अब देखो जैसे कि 80 निकालना है हम इसमें, तो सीधा चलो यही लगाते हैं, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी थीटा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, v फाइनल से ओमेगा निकाल लेता हूँ। जैसे हम जानते हैं v बराबर ओमेगा r, आपको v दिया है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r। मतलब इसमें आपको रेडियस को डिवाइड करना पड़ेगा ओमेगा निकालने के लिए। तो ओमेगा इनिशियल तो 0 हो जाएगा अगर v 0 है तो, और फाइनल ओमेगा निकालने के लिए आपको 80/20/पाई इस तरीके से, तो कितना हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा फाइनल हो गया। वैल्यू रख देते हैं, 4 पाई का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, थीटा कितना चल गया 4 पाई। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा बराबर 16 पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई। तो ये आ गया 2 पाई। तो अल्फा 2 पाई आ गया। अब हम जानते हैं AT बराबर होता है अल्फा इंटू आर। अल्फा की वैल्यू आ गई 2 पाई और आर कितना है 20/पाई, तो आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। समझ गए। ये वाला क्वेश्चन करो। एक पहिया विरामावस्था से घूमना शुरू करता है तब 5 सेकंड में 20 रेडियन पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या होगी। तो कैसे करेंगे देखें। तो 5 सेकंड में 20 रेडियन पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ओमेगा इनिशियल है 0, ओमेगा फाइनल यानी कि 5 सेकंड बाद टी हमें दिया है 5, ओमेगा फाइनल है 20 रेडियन पर सेकंड। हमें थीटा निकालना है। तो भाई कैसे निकालें डायरेक्टली, तो इसमें हमें अल्फा तो पता ही नहीं है, बिना अल्फा के तो हम नहीं निकाल सकते। वैसे एक इक्वेशन है जिससे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन जब पढ़ाई थी तब पढ़ाया था s बराबर u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अगर आप ये इक्वेशन यूज करोगे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अदरवाइज मैं तो कहता हूँ कि पहले अल्फा निकालो और फिर वो निकालो। तो पहले इक्वेशन लगाओ, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा फाइनल है 20 बराबर 0 प्लस अल्फा इंटू 5। तो यहाँ से अल्फा हमने निकाला 4 आ गया, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर
अब थीटा निकालना है तो थीटा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, वी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल हो गया 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से आप देखोगे तो थीटा कितना आ गया 50 रेडियन। पर ये आंसर नहीं है, हमसे पूछा है कितने चक्कर काट लिए। तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब है 20 पाए, तो 50 रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हम अगर रिवॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम 50 रेडियन को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो रिवॉल्यूशन आ जाएंगे 50 अपॉन 2 पाई, यानी कि हो गया 25 अपॉन पाई रिवॉल्यूशन। क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब है 2 पाई रेडियन, तो 50 रेडियन का मतलब हो गया 50 अपॉन 2 पाई रेडियन, तो 25 अपॉन पाई। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उनमें अल्फा कांस्टेंट था, तो उसमें हमने क्या किया कि बढ़िया आराम से, अब जैसे इसमें तो अल्फा था ही नहीं, अल्फा या तो जीरो था या कांस्टेंट था अभी तक के सवालों में, तो हमने वहां इक्वेशन का यूज कर लिया। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा भी वेरिएबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम जैसे काइनेमेटिक्स में करते थे, बेसिक रूल्स का उपयोग करते थे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, वही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है ये वाला। आपको यहाँ पे थीटा की इक्वेशन दी हुई है, ओमेगा बताओ, वी बताओ, अल्फा बताओ। तो बड़ा ही आसान होता है इनको करना, तो बस हमें पता होना चाहिए क्या करना है। तो जैसे कि हमें पहले ये निकालना है ना, ये तीनों का निकालना है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट में हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी। तो आप जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा 2t प्लस 1। अब आपको t बराबर 2 पर निकालनी है ओमेगा, तो t की वैल्यू को 2 डाल दो, तो ये आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। अब आपको सेकंड का आंसर निकालना है। हम जानते हैं ये है v बराबर ओमेगा आर, टी बराबर 2 पर ही वेलोसिटी चाहिए है, तो टी बराबर 2 की ही ओमेगा डालनी पड़ेगी, और आर यहाँ दे रखा है 2 मीटर, तो v बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अब अल्फा निकालनी है, तो ओमेगा को भी डिफरेंशिएट कर दो, अल्फा बराबर है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी किया तो ये कितना आ गया 2 ही आ गया ये तो, क्योंकि ओमेगा को डिफरेंशिएट करो 2t का 2 और 1 का तो 0, तो अल्फा कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट हो गया। तो हर समय पर यही होगा। जैसे इसने t बराबर 3 पर पूछा है, तो t बराबर 3 पर भी यही होगा, हर पॉइंट पर यही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। सिंपल। ओमेगा और अल्फा पूछा, इसमें आपको अल्फा दिया हुआ है और इसमें आपको कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और आपको कंडीशन दी है गिवन t बराबर 0 पर ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड और थीटा है 0 रेडियन। तो मतलब इसमें आपको उल्टा चलना है, अल्फा से ओमेगा और ओमेगा से थीटा निकालना है। तो जब उल्टा चलते हैं हम तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम कोणीय वेग निकालते हैं, ठीक है। तो साथ साथ करते जाओ, देखते जाओ आप सही कर रहे हो क्या। अल्फा बराबर 60, तो अल्फा को बताओ मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो। देखो आंसर आ भी गया, वेरी गुड। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी बराबर 60, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा बराबर 6t डी टी। इंटीग्रेट करूंगा तो अब कंडीशन देखूंगा, t बराबर 0 पर ओमेगा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड और t बराबर t पर हमें ओमेगा फाइंड करना है। इंटीग्रेट किया तो ये बन गया ओमेगा माइनस 2 बराबर 6t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से ओमेगा निकला 3t स्क्वायर प्लस 2। ये ओमेगा की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन आ गई। और दूसरा है फिर हमें कोणीय विस्थापन निकालना है, थीटा निकालना है ना। तो यहाँ पे मैं ओमेगा को क्या लिख दूंगा, थीटा
अपॉन डी टी बराबर 3t² + 2 डी टी उधर गया तो कितना बन जाएगा, डी थीटा बराबर 3t² + 2 डी टी। इंटीग्रेट टी बराबर 0 पर कंडीशन देखो, थीटा 0 दे रखा है और टी बराबर टी पर थीटा मान लो थीटा, तो यहां से थीटा बराबर आ गया t³ + 2t। इस तरीके से चेक करो, आपका भी यही है ना। इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा का फंक्शन दिया है k√θ और आपको इससे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी दी है और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना है। करिए, ठीक है, देखना, हाँ भी यही कर रहे थे। तो इसमें जो ओमेगा है वो थीटा के फंक्शन में दिया है। आप याद करो, काइनेमेटिक में जब v का फंक्शन x में दिया होता था और a निकालना है तो एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें a भी आए, v भी आए और x भी आए, तो वो होती है a बराबर v इंटू dv/dx। वैसे ही यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे कि अल्फा बराबर ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, v इंटू dv/dx। वैसे ये तो जब आप अल्फा निकालोगे तो ओमेगा की जगह रख दोगे आप k√θ। अब आपको जो रखना है वो है डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप डिफरेंशिएशन करो, k तो कांस्टेंट है तो k का k आ गया, √θ मतलब थीटा की पावर हाफ, तो हाफ आगे आएगा, थीटा की पावर बन जाएगा हाफ -1 यानी कि -हाफ। तो ये हो जाएगा k इंटू 1/2√θ। तो डिफरेंशिएशन को हम यहाँ पुट कर देंगे k/2√θ। तो यहाँ से √θ से √θ चला गया तो अल्फा की वैल्यू आ गई k²/2। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दे दिया। तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बताया इसमें कि कैसे हम सॉल्व करते, तो आपको देख के लगा ही होगा कि बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है जैसा हम काइनेमेटिक्स में सॉल्व करते थे। काइनेमेटिक्स में भी हम सेम टू सेम ऐसे ही इक्वेशन लगाते थे, अगर ए कांस्टेंट नहीं होता था तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते थे, वैसा ही यहाँ पे भी करते हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, आप इन सवालों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे एक्सेलरेशंस ऑफ द सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन में कौन कौन, देखो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी दो तरह की होती है सर्कुलर मोशन में। एक तो नॉर्मल वेलोसिटी या अपन बोल सकते हैं उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, और दूसरी होती है एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन भी बहुत सारे होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमने पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जैसे इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको v से डिनोट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और फिर दूसरा एक्सेलरेशन हमने पढ़ा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि at, इसका फॉर्मूला बन के आया at बराबर अल्फा इंटू आर। अच्छा, यहाँ पे भी रिलेशन वेलोसिटी के मैं रिलेशन लिख देता हूँ, v बराबर ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ये रिलेशन था। तो वेलोसिटी में तो कोई इतना पंगा है नहीं, ये तो दो ही तरीके हैं और दोनों में आपस में रिलेशन भी बड़ा ही आसान सा है। बट एक्सेलेरेशन में हमें कई सारी चीजें सीखने की हैं। जैसे एक्सेलेरेशन अभी हमने दो ही तरह के पढ़े हैं, अब दो तरीके के एक्सेलेरेशन हम और पढ़ने वाले हैं और इनके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में। अब देखो एंगुलर एक्सेलेरेशन के बारे में तो हम डिटेल में समझ चुके हैं कि क्या है, क्या फॉर्मूला है, सब चीज। पर ये जो 3 एक्सेलरेशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो जिनमें से पहला जो भी हम पढ़ेंगे वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर हम दूसरा पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय त्वरण। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे हम AC या AR से डिनोट करते हैं, AC या AR से, कई जगह आपको AR से भी दिखेगा, हम AC से डिनोट कर लेंगे।
और इसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। AC बराबर होगा v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r। और तीसरा होगा नेट, इन दोनों का नेट। किनका? नेट एक्सेलरेशन। किन दोनों का नेट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नेट। तो इस तरीके से टोटल 4 तरीके के एक्सेलरेशन होंगे। ये नेट एक्सेलरेशन है। किन दोनों का नेट है? ये टेंजेंशियल का और सेंट्रीपिटल का नेट है। तो अभी मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको इसका फॉर्मूला। लेकिन अभी ये 2 एक्सेलरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बाकी टेंजेंशियल भी हमने डिटेल में भी नहीं पढ़ा है, बस एक फॉर्मूला देखा है। चलिए, तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, है ना। अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC से इसको डिनोट करते हैं। तो इसकी सबसे खास बात क्या है? जैसा कि इसका नाम है अभिकेंद्रीय, तो ये एक्सेलरेशन हमेशा केंद्र की तरफ होता है। ठीक है। इस एक्सेलरेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये एक्सेलरेशन बहुत ही जरूरी है और ये कहां से आता है। देखो, मान लो कि ओमेगा नियत है। मान लो कि जो सर्कुलर मोशन है उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। तभी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। भाई अल्फा 0 है, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है ना बढ़ रही है ना घट रही है। भाई आप अल्फा को क्या लिखोगे? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यही तो होगी अल्फा। मैं कह रहा हूँ अल्फा तो 0 है, तो क्या ओमेगा नियत हो गया? ये बात सही है क्या? यस सर। अब अगर ओमेगा नियत है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v बराबर ओमेगा आर। अब इसमें ओमेगा तो कांस्टेंट है, आर रेडियस तो कांस्टेंट ही होती है। तो इसका मतलब ये जो वेग है, इस वेग का जो परिमाण है, ये जो वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है। मैं कह दूं इसे चाल या स्पीड। ये स्पीड तो कैसी आ गई? कांस्टेंट आ गई। स्पीड कांस्टेंट आ गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है क्या? मैं बोल नो रहा सर। हूं वेग का परिमाण तो नियत है, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट नियत होता है क्या? वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पल बदलती है। जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन है, और यहाँ पे हम एक पार्टिकल मान लेते हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रहा। तो अगर इस मोमेंट पे देखें तो इसके पास वेलोसिटी इस तरफ है v, ऊपर गए यहाँ पे, तो यहाँ v इस तरफ हो गई, यहाँ आए। तो मतलब हर मोमेंट पे केवल ये 4 पोजीशन तो मैं बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो इन सभी पे आप गौर करो, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन चाल की दिशा, वेग की दिशा हमेशा परिवर्तित हो रही है। यहाँ ऊपर है, यहाँ लेफ्ट में है, या नीचे है, राइट में है। इसका मतलब मैं कहता हूँ कि वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब जो वेग है वो नियत नहीं है। अब जरा मेरे को सोच के बताओ कि अगर वेग नियत नहीं है, मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है। अरे वेग नियत नहीं है, इसका मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है। और वेग कब परिवर्तित होता है? जब पार्टिकल के पास कोई त्वरण हो, कोई एक्सेलरेशन हो। बिना एक्सेलरेशन के वो परिवर्तित नहीं हो सकता। मतलब ये बात यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। हमने यहाँ देखो स्टार्ट कैसे किया, ओमेगा नियत है, अल्फा 0 है, पर वेग का परिमाण भी नियत है। सही बात है, ओमेगा नियत है तो वेग का परिमाण, लेकिन वेग तो बदल रहा है। परिमाण वाले से नियत हो, लेकिन दिशा तो बदल रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है। भाई अभी तक तो हम क्या पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में कि हाँ भाई, अगर वेग का परिमाण हम नियत कर देते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। भाई क्योंकि वेग का परिमाण नियत है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। लेकिन नहीं, वेग तो दिशा भी है ना। मान लो परिमाण नहीं बदल रहा लेकिन दिशा बदल रही है, जैसा कि सर्कुलर मोशन में दिख रहा है आपको कि परिमाण नहीं बदल रहा है, दिशा बदल रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है। एक्सेलरेशन तो है। हाँ, एक्सेलरेशन इस तरीके से है कि वो उसका परिमाण नहीं बदल रहा है वेग का, वेग की केवल दिशा को बदल रहा है। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है कि जब ये जो एक्सेलरेशन है वो वेग के लंबवत हो। जैसे वेलोसिटी ऐसे हो
और एक्सेलरेशन ऐसे हो, वेग के लंबवत। तो अगर ये एक्सेलरेशन वेग के लंबवत होगा, तो वेग के परिमाण को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। वेग का परिमाण परिवर्तित नहीं कर पाएगा, केवल वेग की दिशा को परिवर्तित करेगा और वो उसको इस तरह से घुमाएगा। इस तरीके से उसको घुमाने के लिए मजबूर कर देगा। किसको? इस ब्लॉक को ऐसे घूमने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब एक बात हम और सीखे कि अगर जो एक्सेलरेशन होता है, वो अगर वेग की दिशा में होता है, ये बात मैंने आपको सिखाई थी, आप नोट्स रिवाइज करोगे जब काइनेमेटिक्स के, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन वेग की दिशा में है, तो वो वेग को बढ़ाएगा। अगर वो वेग के विपरीत दिशा में है, तो वो वेग को कम करेगा। मतलब यहाँ वेग के परिमाण की बात है। तो कब कर रहा है कम और ज्यादा वेग को? जब वो वेग की दिशा में होता है, या फिर मैं कह दूं कि उसका कोई कंपोनेंट वेग की दिशा में होता है। जैसे मान लो अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा होता और एक्सेलरेशन उस पर ऐसे लगता ए, तो यहाँ पे ए का एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट ऊपर है, तो जो एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट है, वो वेग के परिमाण को बदलेगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है, वो इस पार्टिकल की दिशा को बदलेगा। तो ये बात आप एकदम याद कर लो। क्या फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई पार्टिकल पर एक्सेलरेशन वेग की दिशा में है, तो वो पार्टिकल के वेग के परिमाण को बदलेगा, कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सेलरेशन वेग के परपेंडिकुलर दिशा में है, तो वो केवल उसकी दिशा को बदलेगा, परिमाण पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। बात समझ में आ गई ये वाली? तो वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे वेग तो बदल रहा है, लेकिन परिमाण नियत है। इसका मतलब त्वरण, या मैं कह दूं एक्सेलरेशन, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन लगेगा जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मैं बनाता हूं, जैसे वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इधर है तो इधर की तरफ, और वेलोसिटी इधर है तो इधर की तरफ। तो आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। और एक और बात क्या पता लगी, कि अगर आप चाहते हो कि सर्कुलर मोशन हो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर में घूमे, अब किसी पार्टिकल को अगर सर्कल में घूमना है तो उसे अपनी दिशा तो परिवर्तित करनी ही पड़ेगी। भाई पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। दिशा परिवर्तित किए बिना कोई भी पार्टिकल सर्कल में नहीं घूम पाएगा। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमना चाहता है तो दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी, और अगर दिशा परिवर्तित करनी है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के लिए एक जरूरी या कंपलसरी एक्सेलरेशन है। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपलसरी है। भाई देखो, इससे कुछ नहीं हो रहा, वेग का परिमाण तो बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन इस पार्टिकल के घूमने के लिए ही ये एसी जरूरी है। दूसरा जो एक्सेलरेशन है इसका भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। उससे केवल वेग का परिमाण परिवर्तित होगा, उसके होने या न होने से सर्कुलर मोशन तो होगा ही, चाहे वो हो चाहे मत हो। कौन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो क्या सीखा हमने, एक बार रिपीट सुन लो। ओमेगा नियत है, अल्फा 0 है। वी परिमाण नियत है, लेकिन दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब वेग नियत नहीं है, वेग परिवर्तित हो रहा है। वेग परिवर्तित हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन तो है, लेकिन परिमाण नियत है। इसका मतलब एक्सेलरेशन केवल परपेंडिकुलर दिशा में है। तो परपेंडिकुलर दिशा में एक्सेलरेशन है, तो हमने देखा ये सेंटर की तरफ है, तो इसका नाम पड़ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी देख लो। एसी हमेशा केंद्र की ओर लगेगा, बिल्कुल सही बात है, हमें पता है।
वृत्तीय गति कराने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? एसी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब अगर एसी नहीं है तो वृत्तीय गति भी नहीं हो सकती। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं हो सकती, नहीं तो नहीं। एसी वेग की केवल दिशा को परिवर्तित करता है, एसी वेग की केवल दिशा को परिवर्तित करता है, यही तो बात मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये हमेशा वेग के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ये वेग के कैसा होगा? एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दैट इज एसी। और ओके, एसी की दिशा हमेशा परिवर्तित हो रही है, ये तो हमें दिख ही रहा है ना डायग्राम में। देखो यहाँ पे एसी लेफ्ट में है, यहाँ एसी नीचे है, बीच में कहीं बात करो तो एसी ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे, तो खुद की दिशा तो उसकी लगातार परिवर्तित हो ही रही है, उसमें तो कोई दौराय नहीं है, ये तो हमें साफ साफ पता लग रहा है एवरी मोमेंट। और एसी का जो मैग्नीट्यूड है, एसी का जो फॉर्मूला है वो है एसी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एसी, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये v उस मोमेंट का होगा, ये वेलोसिटी उस मोमेंट पे होगी जिस मोमेंट पर आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे तो v हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, परिमाण जो है हर बिंदु पर सेम है, तो हर बिंदु पर भी जो त्वरण का परिमाण होगा वो भी सेम ही होगा। कितना? v स्क्वायर अपॉन आर। रेडियस भी नहीं बदल रहा, वेग का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा। तो इस वाले केस में तो क्योंकि यहाँ ओमेगा नियत है तो v भी नियत है, तो किसी मोमेंट पर आप AC निकालोगे, क्या लिखोगे? v स्क्वायर अपॉन आर, सेम ही आएगा इस वाले केस में, क्योंकि परिमाण नियत है। लेकिन अगर v भी चेंज हो रहा है, जैसा कि हम करेंगे अभी, उसमें ये चेंज होगा। ठीक, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला, अगर v को मैं ओमेगा आर रख दूं, ओमेगा आर, तो क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कटेगा, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ये लिख रहा है ना? ठीक, अब हम बात करेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण की। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है, कैसे लगता है, कैसे आता है और ये क्या काम करता है। तो कुछ कुछ बातें तो आपको इसके बारे में पता है कि नाम से समझ में आ रहा है, स्पर्श रेखीय मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो AT की दिशा स्पर्श रेखीय होती है, जैसे AC की दिशा सेंटर की तरफ होती है ना, वैसे AT की दिशा स्पर्श रेखीय होती है। और जो AT है मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वेग का परिमाण बदल सकता है, दिशा नहीं, मतलब यह वृत्तीय गति के लिए जरूरी नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया था, सही बात है ना, क्योंकि वृत्तीय गति करानी है तो वेग बदले ना बदले, मतलब वेग का परिमाण की बात कर रहा हूं, बदले ना बदले कोई बात नहीं, लेकिन गोल गोल तो घूमे। तो गोल गोल घुमाने के लिए AT का कोई जिम्मेवारी नहीं है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन केवल वेग के परिमाण को बदल सकता है, याद रखना ये बात, ये वेग के परिमाण को बदल सकता है। ठीक, वृत्तीय गति के लिए जरूरी नहीं है। मतलब इफ AT बराबर 0, v बराबर नियत, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? नियत। भाई वही बात है, बार बार आपको मैं बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, समझ में आ जाए अच्छे से कि भाई अगर AT केवल वेग के परिमाण को बदल सकता है, इसका मतलब अगर AT 0 है तो वेग का परिमाण नियत रहेगा, सिंपल। और AT का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, AT बराबर अल्फा आर। ठीक, अब डायग्राम में क्या समझाया? डायग्राम में तो ये समझाया कि AT हमेशा स्पर्श रेखीय दिशा में होगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है वो। ठीक, अच्छा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा से घूम रहा है तो v की दिशा तो हमने उसमें बना दी कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे ओमेगा से घूम रहा है तो v टेंजेंशियल ऐसे होगा, भाई ओमेगा से ऐसे घूम रहा है ना पार्टिकल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे घूम रहा है पार्टिकल ऐसे, है ना, तो v यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे होगी। ठीक है, और ये वेलोसिटी अगर अल्फा है, मान लो, अब अल्फा कैसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है अल्फा,
अल्फा ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। कैसे कैसे? जैसे मान लो ओमेगा तो हमने ये मान लिया, तो ओमेगा का डायग्राम तो मैंने बना दिया भाई। ओमेगा तो ऐसे है तो उसके हिसाब से वी हमने बना दी कि वी ऐसे होगी। अब अल्फा कैसे भी हो सकती है, कैसे का भी मतलब हो सकता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ओमेगा की डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। तो ये है अल्फा। तो अगर अल्फा इस डायरेक्शन में है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा से फर्क नहीं पड़ेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगी, अल्फा से फर्क पड़ेगा। अल्फा अगर ऐसे है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कैसे होगा, ऐसे एटी, यहाँ पे एटी इस तरीके से, यहाँ पे एटी ऐसा, यहाँ एटी ऐसा। और अगर अल्फा हो गया विपरीत, मतलब इस तरीके से हो गया अल्फा, तो एटी कैसा हो जाएगा, ऐसा। मतलब इस केस में वेलोसिटी का परिमाण कम होगा, ओमेगा कम होगा, ओमेगा कम होगा तो वेलोसिटी का परिमाण भी कम होगा। सिंपल है। मतलब अल्फा आपका ओमेगा की डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अगर ओमेगा की डायरेक्शन में हुआ तो ओमेगा बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और अपोजिट हुआ तो कम होगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आपको आता ही है। समझ गए बात? स्पर्श रेखीय त्वरण सीख गए? यस सर। तो अब बात करते हैं अपन कुल त्वरण की। कुल त्वरण का क्या मतलब है? देखो त्वरण, इस यहाँ पे मैंने वो नहीं बोला कुल कोणीय त्वरण या नेट एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तो एक ही है, उसका नेट कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन दो है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, तो इनका नेट हमें निकालना है। तो मान लो किसी मोमेंट पर, जैसे यहाँ मान लिया एसी तो किधर होगा, सेंटर की तरफ, और एटी किधर होगा, टेंजेंशियल। ठीक दिख रहा है यहाँ पे? तो इनका नेट हमने मान लिया, इनका नेट यहाँ कहीं आ जाएगा, इसको बोल दिया हमने ए नेट। अच्छा, ए सी और ए टी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका नेट हम जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल। और अगर मैंने थीटा लिया, ये वाला नेट से ए टी के बीच के एंगल को अगर थीटा लिया तो टेन थीटा कितना बन जाएगा, ए सी अपॉन ए टी। ये तो जानते हो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल है ना? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को त्रिज्यीय त्वरण भी कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि रेडियस की डायरेक्शन में होता है ना, इसलिए। तो बस इतना सही है नेट एक्सेलरेशन। इस तरीके से टोटल 4 एक्सेलरेशन आपने पढ़े, एक एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। देखो क्या लिख रखा है, देखो कितना अंतर हो गया कि है दोनों साइड डीवी अपॉन डी, यहाँ भी डीवी अपॉन डी है और ये भी डीवी अपॉन डी है ना? लेकिन ऊपर मैंने मैग्नीट्यूड लगाया है v का, मतलब डिफरेंशिएशन बाद में किया है, पहले v का मॉड लगा दिया, v का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो v के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है इसका मतलब। तो और इसका मतलब क्या है, v के डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड। ये दोनों बात अलग अलग है भाई साहब। देखो कैसे, यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन किया है, मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन की दर, वो तो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखीय त्वरण। क्योंकि स्पर्श रेखीय त्वरण केवल मैग्नीट्यूड को ही बदल सकती है, वेग के परिमाण को ही बदल सकती है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के परिवर्तन की दर है। और इस वाले में क्या है, पूरी नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, मतलब इसमें क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो इसमें परिवर्तन की दर क्या होगी, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब हमने एक्सेलरेशन को, सॉरी,
सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू अल्फा। एक में तो अल्फा 0 है, अल्फा 0 का मतलब ओमेगा हो गया नियत। तो जब अल्फा 0 होता है मतलब ओमेगा कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति। उसका नाम क्या है? एक समान वृत्तीय गति, जिसमें अल्फा 0 है। दूसरा है जिसमें अल्फा 0 नहीं है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा कांस्टेंट भी हो सकता है, अल्फा वेरिएबल भी हो सकता है, पर 0 नहीं है। उस मोशन को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति। तो इस तरह से हमने वृत्तीय गति को दो पार्ट में डिवाइड किया है अल्फा के आधार पर। तो जब अल्फा 0 होगा तो ओमेगा नियत होगा, जब अल्फा 0 नहीं होगा तो ओमेगा नियत नहीं होगा। सिंपल बात है, क्योंकि अगर अल्फा है तो वो ओमेगा को परिवर्तित करेगा। अब चाहे वो उसके वेग को परिवर्तित करे, चाहे उसके ओमेगा को परिवर्तित करेगा, चाहे उसको बढ़ाए चाहे उसको घटाए। भाई जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ओमेगा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ना। अगर उसी डायरेक्शन में हुआ तो बढ़ाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कम करेगा। ठीक, इस तरीके से। तो इसमें तो सब का मामला बढ़िया है, इसमें तो ओमेगा है, अल्फा 0 है, तो वेग का परिमाण भी नियत रहेगा, वो सब बात करते हैं। इसमें अल्फा भी है और ओमेगा भी है। ठीक है, तो बताओ वी वेक्टर इस वाले में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वी वेक्टर नियत रहता है क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा बदलती ही है, चाहे मैग्नीट्यूड ना बदले डायरेक्शन तो बदलेगी। तो अगर मैं वी वेक्टर की बात करूं तो वो तो नियत नहीं रहेगा। पहले हम एक साइड की बात करेंगे ना, इधर मत देखो, पहले हम केवल इधर की बात करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ठीक, बताओ। तो वी वेक्टर तो कहीं भी नियत नहीं रहता है। अरे रहेगा क्या वी वेक्टर नियत? नो सर। लेकिन एक समान वृत्तीय गति में मैग्नीट्यूड वी का नियत रहेगा, है ना। क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अच्छा ये बताओ, एसी वेक्टर नियत रहेगा कि नहीं रहेगा? एसी वेक्टर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो नियत नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगी, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन मैग्नीट्यूड नियत रहेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहेगा? वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी तो नियत है, मैग्नीट्यूड नियत है। सही। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी नियत रहेगा, क्योंकि ये तो 0 रहेगा ना, क्योंकि अल्फा 0 है। तो ए टी बराबर क्या होता है? अल्फा आर, तो ये हो जाएगा 0। अब 0 है तो नियत ही है, और क्या 0 की तो क्या डायरेक्शन और क्या कुछ, इसलिए नियत बोल दिया मैंने इसको। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? हमने देखा कि जब अल्फा बराबर 0 है तो हम सीधा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। जैसे हम लीनियर में करते थे, जब अल्फा एक्सेलरेशन 0 होता था तो हम सीधा क्या लिखते? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वैसे यहाँ पे किया है। तो एक चक्कर का मतलब कितना एंगल हो गया? 2 पाई, और ओमेगा तो है ही उसकी जितने से वो घूम रहा है। तो आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, एक चक्कर करने में लगा समय कितना आ गया? 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन हम टाइम पीरियड केवल किस में निकाल सकते हैं? जब वो एक समान सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर वो उसकी ओमेगा बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो वो तो हर चक्कर में अलग अलग समय लगाएगा, तो उसको फिर टाइम पीरियड नहीं कहेंगे। टाइम पीरियड फिर हम इसी को कहते हैं। आवर्तकाल हम निकालते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। मैंने आपको साइड में बता दिया कैसे आया। तो यहाँ पे अल्फा 0 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। जैसे हम आपसे पूछा टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, आपने 2 पाई बाई ओमेगा। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं इसका अपन, क्या? v बराबर ओमेगा आर। हम जानते हैं v बराबर ओमेगा आर, यहाँ पुट कर दो ओमेगा की जगह, तो कितना हो गया? v अपॉन आर। तो क्या बन गया ये? 2 पाई आर अपॉन वी। अच्छा,
ये तो हो गया आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। एक होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये होता है 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, उल्टा कर दिया उसका। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी असमान वृत्तीय गति, इसमें अल्फा 0 नहीं होता है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होगा। ये हो सकता है बढ़े, हो सकता है घटे। वी वेक्टर तो नियत वहां भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो उसका मैग्नीट्यूड भी नियत नहीं होगा क्योंकि ओमेगा भी नियत नहीं है। एसी वेक्टर तो उधर भी नियत नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो उसका मैग्नीट्यूड भी नियत नहीं होगा क्योंकि वी ही लगातार बदलता रहेगा। एटी भी नियत नहीं रहेगा क्योंकि वेक्टर है, तो वो तो वैसे भी नियत नहीं रहेगा। किसी भी केस में एटी नियत नहीं रहेगा, इसमें तो रहेगा क्योंकि वो तो जीरो ही हो गया ना, इसलिए मैंने नियत बोल दिया, जीरो ही है। अब यहाँ तो क्या डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी, ऐसे ऐसे टेंजेंशियल, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की भी बात करें तो मैग्नीट्यूड में ये नियत रह सकता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण का मैग्नीट्यूड नियत रह सकता है अगर अल्फा नियत हो, अदरवाइज नहीं रहेगा। और यहाँ पे आवर्तकाल का हम फॉर्मूला कोई नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे आवर्तकाल नियत ही नहीं रहता। हर चक्कर में अलग अलग आवर्तकाल आएगा, तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करते हैं। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी बराबर 2t², त्वरण बताना है, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है t बराबर 2 पर, रेडियस है 2 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपसे त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल, इसका मतलब आपको नेट निकालना है। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे पहले सेंट्रीपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर टेंजेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उनका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए टेंजेंशियल की। तो ए टेंजेंशियल कितना होता है, डीवी अपॉन dt। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ गया, 4t। तो t बराबर 2 पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 4 इंटू 2, मतलब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो निकल गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो v कितना है, 2t स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो गया 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाय रेडियस है 2। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 2t की पावर 4, और t कितना है, t बराबर 2। t बराबर 2 पर 2 की पावर 4, तो AC आ गया 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेंट्रीपिटल आ गया। उसके बाद अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन नेट। तो मैं लिखूंगा ए नेट बराबर अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। जो भी आएगा दैट इज द आंसर। ये आंसर है आपका t बराबर 2 पर त्वरण। A particle starts from rest and moves on a circle of a radius r such that its speed increases at a constant rate a. Find centripetal acceleration, tangential acceleration and net acceleration at time t. चलिए, तो क्वेश्चन ऐसा है ना, यहाँ पे आपको बताया कि स्पीड इंक्रीज हो रही है एट ए कांस्टेंट रेट a। मतलब स्पीड को कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब हमें बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड, वो a दे रखा है। मतलब आपको यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a दे रखा है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा इन्होंने बोल रहा है कांस्टेंट रेट a। अब अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन निकालूं, ध्यान से देखना, v बराबर, जैसे आप बोलोगे भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आप इक्वेशन लगाओ, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अगर मैं पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, r
आर आर, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया एक तरीके से वी फाइनल, मतलब जिसको हम वी बोलते हैं, वी इनिशियल जिसको हम यू बोलते हैं, ए टेंजेंशियल इंटू टी बन गया। मतलब वेलोसिटी हमें क्या मिल गई, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो 0 प्लस ए इंटू टी, तो यहाँ से मैंने v निकाल लिया at, तो v का मुझे फंक्शन मिल गया at। कितनी बढ़िया बात हो गई, v का फंक्शन मिल गया at। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले क्या पूछा है हमसे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो मैं ac निकाल लेता हूँ। ac बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r, v का फंक्शन आ गया at, तो a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन r, ये तो हो गया ac। ठीक, अब आपसे पूछा कि भाई ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल तो हमने, मतलब हमने क्या निकाले, उसने दे ही रखा है ए टेंजेंशियल, तो ए है। और तीसरा उसने पूछा नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन हम जानते हैं दोनों का रिजल्टेंट होता है, तो अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, आप वैल्यू डालो निकल जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरा का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से। बोलो, एनी डाउट? ये क्वेश्चन है किसी मोमेंट पर, मतलब एक पार्टिकल है वो रेडियस आर के एक सर्कल पर ऐसे घूम रहा होगा कुछ भी, किसी मोमेंट पर उसका नेट एक्सेलरेशन दे रखा है जिसका इस रेडियस एक लाइन है, इससे 37 डिग्री का एंगल है। तो आपको इस मोमेंट पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी वो बतानी है। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी आपको बतानी है। चलिए कैसे करेंगे देखो, तो हमें यहाँ ए नेट दे रखा है, नेट एक्सेलरेशन दे रखा है, तो मैं जानता हूँ कि नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, AC और AT से मिलके बना है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट कर लूंगा तो ये वाला तो मुझे दे देगा AC और ये वाला कंपोनेंट मुझे दे देगा AT। ठीक, ये मुझे दे देगा AT और ये मुझे दे देगा AC। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AC बराबर A cos 37, तो यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू दी है 10 और cos 37 होता है 4/5, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे तो हम जानते ही हैं AC का फॉर्मूला कितना होता है, V स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ से V बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ AC इंटू R। भाई कुछ नहीं, मैंने बस इसको इधर पहुंचा दिया और अंडर रूट ले लिया। AC की वैल्यू मेरे को पता है, R की वैल्यू मेरे को पता है, AC है 8 और R है 5, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देखो कोई डाउट हो तो पूछो। तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल रेडियस 2 मीटर के एक पथ पर इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी थी -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, उस इंस्टेंट पर उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा और उस इंस्टेंट पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर में बतानी है आपको। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो कैसे करेंगे, तो सोचो पहले तो, अच्छा मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो पार्टिकल है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी दिया हुआ है, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलिए अब करते हैं। तो देखो -5 आई कैप कहाँ होगी वेलोसिटी पार्टिकल की, तो किसी भी मोमेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे होगी, टेंजेंशियल होगी, जैसे यहाँ पे ऐसी होगी, यहाँ 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 ऐसे टेंजेंशियल होगी। तो एग्जैक्टली माइनस आई कैप में कहाँ पे होगी बताओ, इस पूरे डायग्राम में देख के बताओ एग्जैक्टली माइनस आई कैप में वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर होगी।
अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस पॉइंट पर होगी माइनस आई कैप में। और अगर किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो उसके कंपोनेंट देखो, अगर आप यहाँ देख रहे हो कोई, मान लो यहाँ पे मान रहे हो तो यहाँ पे वेलोसिटी तो ऐसे होगी, तो उसका कंपोनेंट एक नीचे भी होगा इधर भी होगा। यहाँ देखोगे तो ये तो आई कैप में है, यहाँ देखोगे तो ये तो जे कैप में है। समझ आ गई बात? तो आप मानते हो कि जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट की बात की जा रही है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,2। और पोजीशन वेक्टर बताना है तो पोजीशन वेक्टर तो हम 0,0 से लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बराबर क्या लिखोगे 0 - 0 आई कैप 2 - 0 जे कैप। तो ये आंसर हो जाएगा 2 जे कैप। भाई पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 2 जे कैप। और अगर मैं यहाँ पे इसका ओमेगा वेक्टर लिखूं तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा v अपॉन आर। तो v कितना है 5/2 बराबर 2.5 रेडियन पर सेकेंड। ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैं अगर वेक्टर लिखूं तो क्या हो जाएगा पता है 2.5 के कैप। कैसे एक्सियल वेक्टर लिखना सिखाया था आपको। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंगूठी की डायरेक्शन की तरह ये बाहर की तरफ, इस तरीके से। समझ गए? ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना और